नमस्कार। मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के भारत में तुर्की शासन की स्थापना के व्याख्यान की जो श्रृंखला चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद गौरी पर आज मेरा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। तो हम देखते हैं कि गौरी वंश का पहले उत्कर्ष कैसे हुआ, उसके पश्चात हम मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्यों को पढ़ेंगे और किन किन प्रदेशों पर उसने आक्रमण किया और उसके अंतिम दिन किस तरह से व्यतीत हुए थे। तो गौरी वंश का उत्कर्ष अगर हम देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि तुर्कों की एक शाखा जो आगे चलकर शंस नबी वंश के नाम से विख्यात हुई थी, गजनी और हेरात के पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में बसी हुई थी और गौर नामक छोटे से राज्य की उन्होंने स्थापना कर दी थी। 1010 में महमूद गजनवी ने इस राज्य को जीता था और यहाँ के जो कई लोग थे उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया था। लेकिन महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद जो विशाल गजनी साम्राज्य था वो अचानक ही लड़खड़ा गया और इस अवसर का लाभ उठाते हुए गौर के शंसनवी शासक ने गजनी की प्रभुसत्ता को त्याग करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। गजनी के अंतिम शासक बहराम शाह जो थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह गौर के शासक कुतुबुद्दीन के साथ किया था, परंतु थोड़े समय बाद ही दोनों में मतभेद उभर कर सामने आने लगे थे और कहते हैं कि बहराम शाह ने अपने दामाद को ही गजनी बुलाया और उसको मौत के घाट उतार दिया था। कहते हैं इस घटना से दोनों राजवंशों के मध्य वैमनस्य और खूनी संघर्ष बढ़ गया था। गौर के शासक अलाउद्दीन ने गजनी नगर को लूटा, भव्य भवनों को नष्ट किया और नगर में आग लगा दी थी। पराजित गजनवी शासक बहराम शाह भारत के गजनवी राज्य की ओर चला गया था। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गौर का शासक बना, परंतु 2 वर्ष बाद ही उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई ग्यासुद्दीन सिंहासन पर बैठा। कहते हैं यह एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने ख्वारिज्म के शाह को परास्त करके उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया था और उसके बाद उसने मध्य एशिया की एक अन्य नवोदित शक्ति गिज तुर्क, जो इन दिनों गजनी के भी स्वामी बन बैठे थे, को परास्त किया था और उनसे गजनी नगर और आसपास का प्रदेश छीन लिया था। 1173-74 ईस्वी में ग्यासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त किया। ये वही शिहाबुद्दीन है जो इतिहास में यानी कि भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 12वीं सदी के अंतिम दशकों में उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारत में तुर्की शासन की नींव रखी थी। अब हम देखते हैं कि गौरी के भारतीय आक्रमणों के उद्देश्य क्या रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य तो उसका यही है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना था उसका। और कहते हैं परिस्थितियां भी अनुकूल थी क्योंकि इस समय जो समूचा भारत जो है वो छोटे बड़े राज्यों में विभाजित भी था और उनके जितने भी शासक थे वो पारस्परिक युद्धों में अपनी शक्ति को क्षीण करने में लगे हुए थे। और ये शासक इतने हठीले और गर्वशील थे कि देश की सुरक्षा के लिए किसी एक के नेतृत्व में संयुक्त होकर किसी भी विदेशी शत्रु से लोहा लेने की मनोदशा उनमें नहीं थी। गौरी के आक्रमणों के अगर हम दूसरे उद्देश्य की बात करें तो पंजाब के गजनवी वंश का अंत करना भी उसका एक उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि सिंधु और मुल्तान के मुस्लिम राज्यों की सहानुभूति भी जो थी वो गौर के प्रति न होकर पंजाब के साथ थी। और गौरी को इस बात का भय था कि कहीं भारत के तीनों मुस्लिम राज्यों ने संगठित होकर गजनी पर आक्रमण किया तो उसकी स्थिति संकटप्रद हो जाएगी। ऐसी स्थिति के आने से पूर्व ही वह पंजाब के गजनवी शासन को समाप्त कर देना चाहता था। और एक कारण हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो धन संपत्ति है उसको भी प्राप्त करना चाहता था। भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी एक उसका उद्देश्य था। इन कार्यों से इस्लामी जगत में गौर वंश की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि की उसको आशा थी। तो हम देखते हैं कि उसके उद्देश्यों को हमने पढ़ लिया है। तो अब चलते हैं कि गौरी के भारत पर किन किन प्रदेशों पर आक्रमण हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुल्तान और सिंध पर आक्रमण। कहते हैं उन दिनों गजनी से भारत आने का जो एक सरल सा मार्ग था वो मुल्तान होकर ही था। मुल्तान पर अधिकार कर लेने के बाद
वह भारत के अन्य प्रदेशों की ओर आसानी से बढ़ सकता था। इसके अलावा यहाँ का शासक जो था वो शिया मत का था, जबकि गौरी जो था वो सुन्नी था। इसलिए उसने सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया और बिना किसी प्रतिरोध के उस पर अधिकार कर लिया। यहाँ की शासन व्यवस्था उसने अपने अधिकारियों को सौंपी और 1175 ईस्वी में वह वापस गजनी चला गया था। कुछ दिनों बाद वह पुनः आया और ऊपरी सिंध के महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र उच्च पर उसने आक्रमण किया। फरिश्ता लिखते हैं कि यहाँ जो भट्टी राजपूतों का शासन था और यहाँ की रानी ने मोहम्मद के वचनों में फंसकर अपने पति को मरवा डाला था। इसके बाद गौरी ने सुगमता के साथ दुर्ग और नगर पर अधिकार किया। आधुनिक इतिहासकार जो हैं वो फरिश्ता के इस कथन को मानते नहीं हैं, क्योंकि उन दिनों सिंध के किसी भी भाग पर राजपूतों का शासन नहीं था। इसके बाद गौरी ने शेष सिंध जो बचा था उसको जीतने का प्रयास किया और 1182 ईस्वी तक उसने संपूर्ण सिंध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। गुजरात पर आक्रमण की बात करें तो 1178 ईस्वी में ही गौरी ने गुजरात राज्य पर आक्रमण किया था। उसका सोचना था कि गुजरात को आधार बनाकर जब वो राजस्थान को सरलता से जीत सकेगा और फिर राजस्थान को आधार बनाकर एक तरफ तो वह गंगा यमुना के दोआब में घुसपैठ कर सकेगा और दूसरी तरफ पंजाब के गजनी वंश को नष्ट करने में उसे सफलता प्राप्त हो जाएगी। परंतु यह उसकी जो योजना थी वो व्यावहारिक नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे पंजाब को अपना आधार बनाकर राजस्थान, गुजरात और गंगा के दोआब की तरफ बढ़ने की बात सोचनी थी। गौरी जो है उसने राजस्थान के मरुस्थल को पार किया, आबू के पर्वतीय क्षेत्र तक पहुंचा, परंतु वहां गुजरात का राजा जो मूलराज था अपनी सेना सहित उसको चुनौती देने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था। गौरी की तुर्क सेना जो थी वो गुजराती सेना के सामने टिक नहीं सकी और युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ी हुई। कहते हैं गौरी को भी मैदान से भागना पड़ा था। इस पराजय से गौरी को अपनी योजना का दोष समझ में आ गया और अब उसने पंजाब को जीतने और पंजाब को आधार बनाकर आगे बढ़ने का निश्चय किया था। तो हम देखते हैं पंजाब पर किस प्रकार से आक्रमण किया। पेशावर से लेकर पंजाब तक के भूभाग पर गजनवी का अधिकार था। इस वंश का अंतिम शासक जो था मलिक खुसरो का एक दुर्बल और अयोग्य शासक था। 1179 ईस्वी में गौरी ने आक्रमण कर पेशावर और उसके आसपास के क्षेत्र को जीता। 1181 में उसने पुनः आक्रमण किया। मलिक खुसरो ने उसे काफ़ी धन देकर समझौता भी किया। 1185 में गौरी ने तीसरी बार पंजाब पर आक्रमण किया और सियालकोट तक का प्रदेश उसने जीत लिया। 1186 में गौरी जो है लाहौर तक जा पहुंचा था। उसने मलिक खुसरो को बातचीत के बहाने बुलाया और बंदी बनाकर गौर भिजवा दिया, जहां बाद में कहते हैं उसका वध कर दिया गया। इसके बाद उसने बिना किसी प्रतिरोध के समूचे पंजाब को जीत लिया और अब उसके राज्य की सीमाएं जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाओं से जा मिली थी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष का जो मूल कारण था वो राजनीतिक परिस्थिति और दोनों की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं थी। परिस्थिति ने जो ये दो नवोदित शक्तियां हैं इनकी सीमाओं को एक दूसरे से मिला दिया था और कहते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए प्रतिज्ञ या कटिबद्ध हो गए थे। जब 1190 ईस्वी में गौरी ने चौहान राज्य की सीमा के उस पार सरहिंद यानी कि तबर हिंद दुर्ग पर अधिकार किया तो चौहान राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के अपने सामंत जो गोविंद राज है उसके साथ तत्काल सरहिंद की तरफ कूच किया था। तराइन के ऐतिहासिक मैदान पर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ डटे थे। युद्ध के दौरान गौरी घायल होकर अचेत हो गया था, परंतु उसके एक स्वामी भक्त सेवक ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। गौरी की अनुपस्थिति में तुर्क जो सेना थी वो मैदान से भाग खड़ी हुई और पृथ्वीराज ने भागती हुई तुर्क सेना का पीछा नहीं किया। यहाँ हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी। लंबी घेराबंदी के बाद सरहिंद का जो दुर्ग है उस पर चौहानों का अधिकार हो गया था।
गौरी इस अपमानजनक पराजय को कहते हैं भूल नहीं सका था और प्रतिशोध लेने के लिए सैनिक तैयारी में जुट गया। जबकि हम कहते हैं दूसरी तरफ जो पृथ्वीराज है वो राग रंग भोग विलास में डूबता चला गया। उसके दैनिक राजकीय और सैनिक कार्यों की उसने उपेक्षा करनी शुरू कर दी थी। उसका परिणाम क्या निकला कि उत्तर पश्चिमी सीमांत की जो सुरक्षा थी वो शिथिल हो गई, जिसके घातक परिणाम उसे बहुत ही जल्द भुगतने पड़े। इसलिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 यानी कि 1 साल के बाद ही मोहम्मद गौरी ने बहुत अच्छी तैयारी करके तराइन के युद्ध के लिए वह आ डटा था। इस बार कहते हैं गौरी ने छल कपट और विश्वासघात का सहारा लिया। उसने संधि वार्ता के द्वारा पृथ्वीराज को भुलावे में रखने का प्रयास किया था। पृथ्वीराज ने उसका विश्वास किया और संपूर्ण हिंदू सेना जो थी वो आराम करने लग गई थी। दूसरी तरफ गौरी जो है उसने अपनी 40,000 अश्वारोही सेना को 4 भागों में विभाजित किया और चारों को ही रातों रात 4 अलग दिशाओं में चलकर प्रातः होते ही शत्रु पक्ष पर आक्रमण करने को कह दिया था। इसके बाद गौरी चुने हुए पैदल जो सैनिक हैं उनको लेकर रात भर चलकर पृथ्वीराज के पीछे की तरफ पहुंचा। उसकी अश्वारोही सेना के चारों दल भी चारों दिशाओं से हिंदू सेना के करीब आ पहुंचे थे। सुबह होते ही मुसलमानों ने चारों तरफ से हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया था। कहते हैं अधिकांश जो हिंदू हैं वो तो अभी प्रतिदिन जो प्रातःकाल के जो कार्य होते हैं उससे से ही निवृत्त होकर लौट रहे थे और बहुत से स्नान आदि में लगे हुए थे। मुसलमानों के अचानक आक्रमण से कहते हैं हिंदू शिविर में भगदड़ मच गई थी। पृथ्वीराज ने एक और गलती करी कि हाथी पर बैठकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया था, जबकि स्थितियां प्रतिकूल बन चुकी थी। उसने फिर क्या किया, हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठकर मैदान में लड़ता हुआ भाग निकला। पृथ्वीराज के अंत के संबंध में विद्वानों में भी काफ़ी विवाद बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि इसको पहले तो हाथी पर बैठना नहीं चाहिए था, और अगर हाथी पर बैठ के वो घोड़े पर बैठ गया तो इसकी सेना में ये हो गया कि हमारा नेता तो शायद मर चुका है, वो दिख ही नहीं रहा है। पृथ्वीराज की पराजय ने भारत के भविष्य को ही बदल दिया था। इस विजय के फलस्वरूप हांसी, सिरसा, समाना, कुहराम, अजमेर, दिल्ली तक का जो विस्तृत क्षेत्र है मोहम्मद गौरी के अधिकार में चला गया था। इससे न केवल गौरी को अपितु उसके बाद के मुसलमान शासकों को भी भारत में अपनी सत्ता का प्रसार करने का मार्ग मिल गया था। भारत से कहते हैं वापस लौटने के पूर्व गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त कर दिया था। कन्नौज अभियान की बात करें तो दोआब में स्थित गहड़वाल राजपूतों का कन्नौज राज्य उत्तरी भारत का एक सर्वशक्तिशाली राज्य था और यहाँ का मौजूदा शासक जयचंद जो था वो पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। आमतौर पर जयचंद पर देशद्रोहिता अथवा पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी को आमंत्रित करने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होते हैं। चौहानों के राज्य को अधिकृत कर लेने के बाद गौरी ने कन्नौज की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि कन्नौज जैसे विशाल और शक्तिशाली राज्य के स्वतंत्र रहते हुए उसका उत्तरी भारत का मुस्लिम राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता था। अतः 1194 में गौरी ने एक विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण किया। जयचंद भी उसका सामना करने के लिए अपनी सेना सहित आगे बढ़ा था। इटावा और कन्नौज के बीच यमुना नदी के किनारे चंदवार नामक स्थान पर दोनों पक्षों में कहते हैं घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के प्रारंभ से ही जयचंद का पलड़ा तो भारी था, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी आंख में एक तीर लग गया, जिससे वह बेहोश हुआ, हाथी से नीचे गिरा और मर गया। इस दुर्घटना ने गौरी की पराजय को विजय में बदल दिया। विजय के बाद गौरी ने अत्यधिक नरसंहार किया। लूटमार में अपार धन संपदा उसे प्राप्त हुई। कन्नौज के विशाल राज्य पर गौरी का अधिकार हो गया। यद्यपि हिंदू सामंतों ने 4 वर्ष तक गौरी के अधिकारियों से संघर्ष जारी रखा था, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अंतिम हम उसके आक्रमण की बात कर सकते हैं बयाना और ग्वालियर पर। 1195 ईस्वी के अंत में गौरी ने पुनः एक बार भारत में प्रवेश किया और भट्टी राजपूतों के बयाना राज्य पर आक्रमण कर सफलता को प्राप्त किया। कहते हैं बयाना पर उसका अधिकार हो गया, लेकिन ये संघर्ष था बड़ा ही कड़ा रहा था। इसके बाद गौरी ने ग्वालियर के शक्तिशाली और सुदृढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। काफ़ी दिनों की घेराबंदी के बाद भी जब उसे सफलता नहीं मिली तो गौरी ने ग्वालियर के राजपूत राजा के साथ संधि की। ग्वालियर ने गौरी को वार्षिक कर चुकाना भी स्वीकार किया।
तुर्कों के निरंतर धावे जो थे उनसे परेशान होकर 1197 ईस्वी में ग्वालियर के राजा ने ग्वालियर का सुदृढ़ दुर्ग तुर्कों को ही सौंप दिया था। गौरी के अंतिम दिनों की बात करें तो 1203 ईस्वी में गौरी के बड़े भाई और गजनी के सुल्तान गयासुद्दीन की मृत्यु हुई थी। अब गौरी जो है गजनी और गौर दोनों राज्यों का सुल्तान बन गया था। इस अवसर पर उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी। 1204 ईस्वी में उसने ख्वारिज़म राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया, परंतु उसे कहते हैं भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। इस अवसर पर गौरी की मृत्यु की झूठी अफवाह भी फैल गई थी। इससे विघटनकारी जो प्रवृत्तियां हैं उन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विद्रोह का रूप धारण किया था। उसके एक दास सेनानायक यल्दोज ने गजनी नगर पर भी अधिकार जमा लिया था, तो एक अन्य अधिकारी ने मुल्तान नगर पर अधिकार करके अपने आप को स्वतंत्र ही घोषित कर दिया था। पंजाब में भी कुछ सरदारों ने गौरी द्वारा नियुक्त अधिकारियों को हटाकर अपदस्थ करके शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। गौरी ने शीघ्र ही विद्रोहियों का दमन करके अपनी सत्ता को पुनः प्रतिष्ठित किया और भारत में ऐबक ने गौरी के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को कायम रखते हुए विद्रोहियों का दमन किया था। अपने अंतिम दिनों में कहते हैं गौरी ने पंजाब के खोखरों के विरुद्ध भी अभियान किया था। तुर्क सेना ने उनके गांवों और नगरों को जलाकर नष्ट किया। खोखरों ने गौरी को समाप्त करने की योजना बनाई थी, जिसके अनुरूप जब गौरी वापस जाते समय एक दिन झेलम के किनारे कह रहे हैं शाम के समय जब वो नमाज पढ़ रहा था, तब खोखरों ने उसे अचानक घेर कर मार डाला। इस प्रकार 15 मार्च 1206 ईस्वी के दिन भारत में तुर्की शासन के संस्थापक की जीवन लीला कहते हैं समाप्त हो गई थी। तो हमने भारत में तुर्की शासन की स्थापना किस तरह से हुई, उसमें हमने महमूद गजनवी और महमूद गौरी को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं, अगला जो मेरा व्याख्यान होगा वो दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक पर आधारित रहेगा। धन्यवाद।